लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं और अब इस समय गुजरात के बजाय उत्तर प्रदेश आरएसएस की हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन चुकी है। तमिलनाडु में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, केरल में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, पुडुचेरी में थोड़ा बहुत मिल सकता है। इस बार असम में भी हारेंगे। उम्मीद तो यह है कि ममता जी वहां उस चुनाव में जीतेंगी, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं। ठीक स्थिति यह है, यहां पर ये जितने भी कटकीले तार और ये सब लगाए गए हैं केवल और केवल आम जनता को परेशान करने के लिए, ताकि आम जनता परेशान हो और वो ये कहे कि इन किसानों की वजह से रास्ता बंद है और किसानों को गाली दे और माहौल जो है किसानों को अगेंस्ट में खड़ा करे। मोदी सरकार में, मोदी जी के पूरे मंत्रिमंडल में, भाजपा में, आरएसएस में और इनके जितने भी साथी सहयोगी हैं, इनमें दम नहीं है कि इस किसान आंदोलन को ये जरा सा भी कमजोर कर सकें या इसे उठा सकें या इसको बंद कर सकें। नमस्कार, आज गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। आज मेरे साथ बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बानू प्रताप। उनका कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो उनका नाम ही काफ़ी है। चलिए डायरेक्टली उनसे मिलते। नमस्ते सर। सर, एक बात पूछनी है। आज ये जो किसान आंदोलन को लेकर, मुझे स्टार्टिंग हम किसान आंदोलन से ही कर रहेंगे। ये जो रास्ता है, ये आशा का जो रास्ता है, ये कहाँ से ओपन होगा, कैसे ओपन होगा और ये कब तक ये आंदोलन चलेगा? नहीं, देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि आंदोलन कब तक चलेगा, पर मेरा अपना आकलन है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, इस साल के खत्म होने से पहले इसका रास्ता निश्चित रूप से निकलेगा। सरकार अभी देख रही है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इनमें भी विशेष रूप से जो पश्चिम बंगाल का और असम का चुनाव है, उसको देख रही है कि उसमें क्या स्थिति रहेगी। हालांकि पूरी कोशिश कर रही है कि जिस तरह से एक राज्य में 8 फेज में चुनाव करा रही है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। मतलब सरकार के पास, या यूं कहें कि इलेक्शन कमीशन के पास में इतने भी संसाधन नहीं है कि एक राज्य में एक दिन में चुनाव करा ले। स्वाभाविक संसाधन है, लेकिन मन में बेईमानी है, इसलिए उस बेईमानी को फलित करने के लिए, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सारी व्यवस्था की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव का जो परिणाम होगा, उसके बाद में उसी तरह से इस आंदोलन के प्रति जो है सरकार का रवैया होगा। उम्मीद तो यह है कि ममता जी वहां उस चुनाव में जीतेंगी, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनका वोटिंग परसेंटेज बेशक ये, हाँ, देखिए, नेता वेता जो जा रहे हैं तो आप जानते हैं, तो बरसाती मेंढक हैं। कभी यहाँ पानी देखा तो यहाँ टर्टर मचाने लगते हैं, वहां देखा तो वहां टर्टर मचाना नहीं, इनका यही काम है। और निश्चित रूप से उनके दामन दागदार हैं, तभी वो छोड़ के जा रहे हैं। और बीजेपी एक ऐसा गंगा जल है जिसमें कितनी गंदगी डाल दो, सब जो है जब तक उनके साथ में है वो साफ सुथरे हो जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं। तो ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन तक अभी सरकार कुछ नहीं कहेगी, उसी में पूरी लगी हुई है। पर इस इलेक्शन के बाद में इस आंदोलन के प्रति सरकार का रवैया जरूर बदलेगा। कोशिश कर रही है सरकार की परिणाम उसके पक्ष में आए। अगर परिणाम उसके पक्ष में आता है पश्चिम बंगाल का, निश्चित रूप से इस आंदोलन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगी और ये मैसेज पूरे देश को, पूरी दुनिया को देगी कि देखिए, ये किसान, हम तो पहले ही कह रहे थे कि मुट्ठी भर किसान हैं और सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आ गए हैं, बाकी कहीं कुछ भी नहीं है। और सारे देश में, क्योंकि हम इन राज्यों में जीत रहे हैं, तो सारे देश में जो है लोग हमारे साथ में हैं। ये आंदोलन चंद लोगों का आंदोलन है, ऐसा मैसेज देने की कोशिश करेगी। पर मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, तमिलनाडु में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, केरल में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, पुडुचेरी में थोड़ा बहुत मिल सकता है। इस बार असम में भी हारेंगे और साथ में पश्चिम बंगाल में तो निश्चित रूप से हारेंगे। और उस हार के बाद में सरकार सोचेगी कि अब क्या किया जाए। हां, मुझे पक्का विश्वास है, इतना फिर दोहरा रहा हूं, कि ये उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले इस आंदोलन का हल जरूर निकलेगा। 1.5 साल तो है उत्तर प्रदेश, 1.5 साल नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में फरवरी मार्च में चुनाव होना है। तो इसलिए आप ये मान लीजिए कि ठीक इलेक्शन से पहले हो, ऐसा नहीं, उससे पहले ही करेंगे। क्योंकि हो सकता है सरकार पंजाब को नकार दे, केवल 13 लोकसभा सीटें हैं
और एक विधानसभा चली भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी उनके पास में नहीं है। हो सकता है हरियाणा को भी नकार दे कि 10 लोकसभा सीटें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, और अब इस समय गुजरात के बजाय उत्तर प्रदेश आरएसएस की हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन चुकी है। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को इतना आसान तरीके से नहीं लेंगे। उस चुनाव से पहले पहले इसका हल जरूर करेंगे। ये कहीं ऐसा तो नहीं है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीतने के लिए एक आई वॉश? नहीं, आई वॉश तो वो तब करेंगे जब हम मानेंगे इस बात को। देखिए, आई वॉश तो वो कह ही रहे हैं कि भाई इसको हम 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इसको हम स्थगित कर देते हैं। पर किसानों का तो बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि भाई इसको जो आप स्थगित करने का मतलब नहीं है, इस कानून को वापस लेना है और एमएसपी को कानून बनाना है। तो हमारा स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। अगर ये नहीं होगा तो हम में से कोई भी उसको सहमत नहीं होगा। सरकार जो भी कह रही है या जो सोच के बैठी है, सरकार इन कानूनों को वापस लेगी तभी किसान इस आंदोलन को खत्म करेंगे, उससे पहले नहीं होगा। अच्छा, एक बात है कि अभी सारे मेंबर्स, सांसद, मिनिस्टर्स, विधायक, सारे जन, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भी बंगाल इलेक्शंस के लिए गए हुए हैं। ये लोग एयरप्लेन्स यूज़ करते हैं, सरकार यूज़ कर रही है, जो एयरप्लेन्स यूज़ कर रही है, ये तो सारी जनता की प्रॉपर्टी है। वो आप किस तरह से? बिल्कुल 100%। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री की जितनी भी विजिट हुई हैं वो टैक्स पेयर के खर्चे पर हुई हैं। होना ये चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बेईमान है, मैं इन्हीं शब्दों में कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर बेईमान है। अगर ईमानदार होते तो जनता के पैसे से नहीं, भाजपा के पैसे से वो चुनाव प्रचार करते। लेकिन वो जहां भी जा रहे हैं, सारी जो मशीनरी लगी हुई है, सारा शासन प्रशासन जो लगा हुआ है, वो सारा का सारा सरकार का है। इसका मतलब यह है जनता का है, और जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा इसमें इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो आचार संहिता है, उस आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। और मोदी जी ने ये बार बार किया, एक बार नहीं बार बार किया। अफसोस, इलेक्शन कमीशन इस तरह से गुलाम हो चुका है कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करता नहीं है। अन्यथा अगर आप देखें, पीछे अगर आप चले जाएं, जिस समय इंदिरा गांधी जी थी, उन पर मुकदमा चल रहा था, उस समय यह बात बार बार हुई थी कि इंदिरा गांधी जी जो गई, उन्होंने जो सरकारी मशीनरी है, क्या उसका इस्तेमाल किया? कि सरकारी जो अफसर थे वो उनकी सेवा में थे? क्या था? जब इलेक्शन के दौरान है, क्योंकि इलेक्शन में आप देश का नहीं, अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं आप, तो सारा खर्चा भी पार्टी से ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी के यहाँ तो सारा खर्चा जो है प्रशासन की तरफ से हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, पर नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो उनका गुलाम है। आपने शायद टीएन शेषन का नाम सुना होगा। व्हाट यू फाइंड, आज के तारीख के का इलेक्शन कमिश्नर और टीएन शेषन में क्या फर्क देख रहे हैं? अगर टीएन शेषन साहब होते तो जो सरकार ये सब कर रही है, या जिस तरह से ये सारी इसने जो है मशीनें वगैरह सबका इस्तेमाल कर रही है, किसी का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता था। टीएन शेषन साहब जब तक रहे, बल्कि उनके बाद में करीब 2-3 और इलेक्शन कमीशन ऐसे आए जिन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन होता क्या है, इलेक्शन कमीशन की पावर क्या होती है, और इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसे काम किया जाता है, वो सारा सब कुछ। लेकिन आज तो इलेक्शन कमीशन आप देख रहे हैं पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मतलब प्रधानमंत्री के जितने भी काम है या बीजेपी के जितने भी काम है, किसी पर कोई उंगली नहीं, कितनी भी आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर लो, कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं होती है। तो साफ है, इलेक्शन कमीशन गुलाम है, गुलाम की तरह काम कर रहा है। तो समवेयर टीएन शेषन आज के दौर पे मिसिंग है कि? निश्चित रूप से टीएन शेषन साहब को हर वो व्यक्ति इस देश में जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चुनाव चाहता है, जो बिल्कुल फेयर चुनाव चाहता है, वो व्यक्ति उनको मिस करता है, उनको याद करता है। उन्होंने वो छाप छोड़ी है।
टीएन शेषन जी से पहले इलेक्शन कमीशन को कोई नहीं जानता था। आज वही स्थिति हो गई है कि इलेक्शन कमीशन की कोई मान सम्मान नहीं है, क्योंकि उसने जो है अपने आप इस संस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जो आज के वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर हैं इन लोगों ने। तो आज ये सरकार की गुलामी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन की एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की ताकत क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है और कैसे इस्तेमाल की जाती है। हर कोई व्यक्ति उनके आने से पहले इलेक्शन कमीशन को नहीं जानता था, उनके आने से जान पाया, और उनके जाने के बाद आज स्थिति यह है कि लोग इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। ये स्थिति हो गई है। तो निश्चित रूप से जो काम उन्होंने किया वो कोई शायद ही कर पाएगा, पर ऐसा भी अगर कोई कर पाए बहुत बड़ी बात होगी, और ऐसे ही व्यक्ति की इस देश में जरूरत है। अच्छा, अभी जो इलेक्शंस हो रहा है, आपने बंगाल इलेक्शंस में देखा ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगा और कि उनको वो एक गेम खेल रही है या ड्रामा कर रही है। आज वो उठ के खड़ी होके वापस आ गई है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कहने को कोई कुछ भी कह देता, लेकिन ये तो सच है कि उनको चोट लगी है। अब बात ये है कि क्या ये चोट उनके जो विरोधी हैं उनके द्वारा इंटेंशनली मारी गई है या स्वयं ममता जी की तरफ से कुछ है, तो ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। और मैं समझता हूं आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन के सारे हाथ में है। जब वहां का डीजीपी बदल दिया गया तो सारी चीज जो करानी है इलेक्शन कमीशन को करानी है। इलेक्शन कमीशन जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी करके लोगों के सामने रख दे। अगर उन्होंने अपने आप करवाया है तो भी लोगों के सामने आ जाएगा, और अगर वाकई में बीजेपी के लोगों ने या उनके जो विपक्षी लोग हैं उन्होंने करवाया, वो भी सामने आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? अभी ये सुनने में आ रहा है कि सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर सील करने वाले हैं। देखो, ये तो पता नहीं कुछ भी कह लें सील करने वाले, पर मैं आपको एक ही चीज विश्वास के साथ कह सकता हूं, मोदी सरकार में, मोदी जी के पूरे मंत्रिमंडल में, भाजपा में, आरएसएस में और इनके जितने भी साथी सहयोगी हैं, इनमें दम नहीं है कि इस किसान आंदोलन को ये जरा सा भी कमजोर कर सकें या इसे उठा सकें या इसको बंद कर सकें। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, अगर इनके गुर्दे में दम है तो जोर लगा के देख लें, ना पता लग जाएगी। ये आंदोलन किसी भी हालत में हटने वाला नहीं है। इस आंदोलन का कोई व्यक्ति सरकार से डरने वाला नहीं है, और जब तक जीतेंगे नहीं, यहां से कोई भी वापस जाने वाला नहीं है। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो फैलाई जाती है चीजें कि सील कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कर लो भैया, तुम्हें मना किसने किया? अभी तो सील कर रखा, कांटे लगा रखे हैं, मतलब इतने बड़े बड़े जो वो लोहे की कीलें गाड़ रखी हैं। क्या फर्क पड़ता? हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कोई एक पहल नहीं हुई है कि ये जो यहाँ पर क्या कहते हैं, बैरिकेड्स लगाए हुए, कील टोके गए, सीमेंट लगाया गया, उसको हटाने का? आम जनता को तो परेशान हो रही है। देखिए, मैं मानता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की ही है, क्योंकि ये केवल किसान आंदोलन की बात नहीं है। इस देश में अगर लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को है। और सुप्रीम कोर्ट के ये सामने जब पूरी दुनिया जानती है कि क्या हाल हो रहा है, किस तरह से कीलें गाड़ रखी हैं, कटीले तार लगा रखे हैं, इतने बड़े बड़े 13 14 लेयर की जो बैरिकेड लगा रखी हैं, ये सब उनकी जानकारी में है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट को ये कह देना चाहिए कि मेरे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है इस संविधान की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि आंदोलन करना, आवाज उठाना, सरकार के खिलाफ बोलना, ये हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है, और अनुच्छेद 19 के तहत उसको ये अधिकार मिला हुआ है। तो ये जो सारी चीजें लगी हुई हैं, क्या ये अधिकार का हनन नहीं है? क्या ये अपमान नहीं है? किसानों का अपमान है, देश की जनता का अपमान है। और ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि किसान अगर जाना होगा तो आप रोक के पाएंगे? इनसे रुक जाएंगे क्या किसान? किसी हालत में नहीं रुक सकते। दूसरा, जो लोग आ जा रहे हैं, आम जनता जो आ रही है, नेगेटिव आम जनता जो जा रही है, आम जनता के रास्ते में आपने ये कांटे बिछाए हैं, ये बाड़ लगाए हैं, ये कटीले तार लगाए हैं, और केवल सरकार ने इसलिए लगाए हैं ताकि आम जनता परेशान हो और वो किसानों को गाली दे। ये बिल्कुल इस तरह से मैं आपको बताऊं, जिस समय वहां पे ये CNRC का आंदोलन चल रहा था, और उसमें दिल्ली में शाहीन बाग में बिल्कुल इसी तरह से था। अगर आपको ध्यान हो कि एक तरफ जो दिल्ली में सरिता विहार पे, और वहां से इधर नोएडा में जो महामाया फ्लाईओवर है,
यहां तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रोका हुआ था, यहां उन्होंने रोका था दिल्ली सरकार ने। ये रोड बिल्कुल खाली था, बिल्कुल बिल्कुल खाली था। कालिंदी कुंज वाला रोड जो है पूरा, और वो भी कम से कम 8 लेन का रोड है, 4 लेन का इधर 4 लेन का इधर। आंदोलन जो था वहां का शाहीन बाग का, वो इस रोड से तकरीबन 1 किलोमीटर, आधा 1 किलोमीटर अंदर था। यहां तक कुछ नहीं था, लेकिन यहां भी रोक रखा, यहां रोक रखा। होता क्या था, जो इधर से लोग जाते गाली देते हुए जाते, इन आंदोलन वालों को 12 किलोमीटर के चक्कर लगाना पड़ता था, ऐसे ही इनको लगाना पड़ता था। ये बात जब हाईकोर्ट के सामने गई थी तो हाईकोर्ट ने यही कहा था कि हमारा काम नहीं, ये पुलिस का काम है, मौके पे जाके देखे, सारी चीज को देखे। मैंने उस दिन भी कहा था कि जानबूझकर ये परेशान किया जा रहा है। मेरी वीडियो उस समय की है, मैंने जामा मस्जिद पे था मैं उस समय, वहां मैंने वो पूरी हाईकोर्ट का ऑर्डर जो पढ़ के बताया, लोगों को समझाया। ठीक स्थिति ये है, यहां पर ये जितने भी कटकीले तार और ये सब लगाए गए हैं केवल और केवल आम जनता को परेशान करने के लिए, ताकि आम जनता परेशान हो और वो ये कहे कि इन किसानों की वजह से रास्ता बंद है, और किसानों को गाली दे और माहौल जो है किसानों को अगेंस्ट में खड़ा करे। ये सरकार की एक नीति है, और मैं समझता हूं इससे घिनौना कुछ हो नहीं सकता कि इतनी गंदी स्तर पर, इतना नीचे स्तर पर गिरकर वो सारी चीजें सोच नहीं रही, केवल कर रही है। अब मैं जब आ रही थी तो इस तरफ से 4 बैरिकेड्स इंटरलॉक्ड कर लिया है, रास्ता बंद किया है, हमें घूमकर थोड़ा सा नीचे से आना पड़ा। तो अब मैंने देखा यहाँ पर, इसीलिए मेरा माइंड में यहाँ प्रश्न आ गया था, अब यहाँ पर भी करने लगे वो लोग। हाँ, तो वो हो सकता है वो उनको ये लग रहा हो कि भाई अब किसान थोड़ा सा कम हैं, और ये भी लग रहा हो कि भाई किसान वहाँ जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी जा रहे हैं किसान, जो नेता हैं जैसे टिकैत साहब जा रहे हैं और भी सारे साथी जा रहे हैं। तो हो सकता है कि भाई इस समय यहाँ इनकी संख्या कम है, क्योंकि खेत कटने का भी वो समय आ रहा है, तो इसकी वजह से उठाने की हो सकता है रणनीति हो, लेकिन हमें इसके बात की चिंता नहीं है। जितना भी इनमें दम लगाना हो लगा लें, यह आंदोलन नहीं हटेगा, हम बैठे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इतने लोग हैं और 1 घंटे के अंदर पर यहाँ लाखों लोग होगा, हमें सिर्फ कहने की देर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से।